हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ना प्री बोर्ड का, उसी की आंसर की जो ऑफिशियल है ना, उसी ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं इस पेपर को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका पेपर है, आप थोड़ा सा इसे देख के आइडिया ले ले। वो थोड़ा बहुत इसमें मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। बाकी आपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इधर उधर बिल्कुल मत घूमिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से कीजिए, जो मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ। और सपोर्टिंग मटेरियल भी आप पहले देखिए उस चैप्टर का, उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। फिर आप एमसीक्यू देखिए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर पी बोर्ड का पेपर जो है एक बार आप उसे ही समझा दो, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जिससे कि कुछ स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। बाकी इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है कि जो ए है ना, ए वो क्या आना चाहिए, तो एम जी है प्लस 2A MgCl2 प्लस H2। तो देखिए, जो ये रिएक्टेंट कहलाता है और ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे वो प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी एम जी है, इसमें भी एम जी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ Cl है और यहाँ पर Cl नहीं है, तो Cl आएगा। और यहाँ पर H है, यहाँ पर H नहीं है। ठीक है, तो H आएगा, तो HCl हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इसमें Cl नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें Cl नहीं है गलत हो गया, इसमें Cl नहीं है गलत हो गया, तो यही तो बचा। और उसके बाद आप चेक कर लीजिए, जब हम यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ देखिए मैंने करा है, यहाँ जब H लिखेंगे, ठीक है, HCl, तो आप देखिए ये क्या बैलेंस है। देखो, जब कोई इक्वेशन होती है ना, उसे हमें संतुलित भी करना पड़ता है। तो जो इधर वाला अभिकारक इधर वाला उत्पाद होता है, ठीक है, इधर वाला रिएक्टेंट और इधर वाला प्रोडक्ट होता है। तो आप देखिए इसमें Mg क्या है, एक, इसमें भी Mg एक है। ठीक है, इसमें H कितने, दो। जब इसके आगे दो लिखा होता है ना यहाँ पर, ठीक है, जब इसके आगे दो लिखा होता है तो ये दो H का भी माना जाता है और Cl का भी माना जाता है। ठीक है, तो H जो है यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर भी H दो हैं। Cl कितने यहाँ पे, दो, Cl कितने, दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए मैंने जो KVS है ना, उसका सपोर्टिव मटेरियल जो है वो टेलीग्राम पर डाल रखा है। उसमें सारे के सारे MCQs हैं। मैंने SST का भी डाला था, जिन बच्चों ने वो करा था उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। ठीक है, तो आप जो है साइंस का वो भी देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। और वो उसका कोई लिंक तो बना नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो टेलीग्राम में मैंने उससे अपलोड कर दिया। टेलीग्राम बिल्कुल सेव होता है, आपका नंबर उसमें किसी को पता नहीं चलता। आप इसके बारे में यूट्यूब में पता भी कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वहाँ से PDF लेकर आराम से उसे कर लीजिए। थोड़े थोड़े 2-3 चैप्टर तो देख लें उसके, MCQ ऊपर पर से देख लो, उसमें आंसर भी है सारे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसलिए वीडियो लेकर आया था कि आपको थोड़ा सा बता दूं। बाकी मैं अगर कोशिश कर पाया, मैं पक्का नहीं कहता, लेकिन कोशिश कर पाया तो मैं एक आधी वीडियो और बना दूंगा MCQ से रिलेटेड। ठीक है, पर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दिए गए प्रयोग में यौगिक ए का नाम क्या है। ये जो यौगिक ए है ना, इसका नाम क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्सर्जित करता है। थोड़ा गला बैठा हो तो हो सकता है आवाज़ आपको अजीब लग रही हो। ओके, तो ये कह रहा है आपको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। देखो ये कह रहा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस रिलीज करता है, इंग्लिश में देख रहे हो ना, CO2 गैस, तो वो कौन है। तो देखिए जो धातु ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो CO2 गैस जो है वो रिलीज नहीं करते। ठीक है, और जो धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो CO2 रिलीज करते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ना ज़रूर आएगा। आप चैप्टर नंबर जब जो है ना अपना 2 करेंगे ना, तो उसमें आप चैप्टर में थोड़ा डीपली पढ़िए कि धातु, या आप सपोर्टिंग से करिए। ठीक है, मतलब जो आपका DOE का सपोर्टिंग मटेरियल है ना, उसमें देखिए बता रखा है कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा। ठीक है, मतलब मेटल क्या, सॉरी,
एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन घुमाकर कुछ और पूछ लेगा। और जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो इस प्रकार की फिगर बनी हुई है ना, उन सबको एक बार देख लो, ठीक है। बाकी जो सपोर्टिंग मटेरियल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, जो केवीएस का, उसमें भी बहुत सारी पिक्चर बना रखी है, उसे जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर है बी एंड सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, तो याद रखना। और देखो एक बात बताओ, इससे ना यहाँ पे बोला भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ना। तो अब इससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन है, वो तो सेम ही है क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है ना। तो इसका आंसर भी डी है। उसके बाद अब आगे आ जाइए। जी देखो मैंने अब बताया कि जैसे अगर कोई एक्स मेटल है और H2S का रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये वही वाला है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। जैसे रिएक्शन वाला जो चैप्टर है ना आपका सेकंड, तो एक तो आपको पता नहीं चाहिए इसमें क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो पेजेस है वो डिलीटेड है, ठीक है। उसमें शुरू के कुछ पेजेस आ रहे हैं सेकंड चैप्टर में, और लास्ट के कुछ पेजेस आ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। और ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस जो है ना किस में से नहीं निकलेगी, ठीक है। जब धातु के साथ रिएक्शन करेगा इनमें से किस में से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो इसका जो आंसर है ना ये HNO3, इसके में से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ठीक है। अब पांचवा देखिए, इसको ना नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, वो जब नाइट्रिक का रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ठीक है। बाकी सब करते हैं। देखो ऐसे एग्जाम में पूछता है। अब जैसे सबको पता है कि सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, थोड़ा अजीब सा पूछता है, इसलिए वो फिर मुश्किल लगने लग जाता है। तो आपको इस तरीके को भी ध्यान में रखना है, ओके। और बाकी देखो आगे देखिए, उसके बाद आ जाइए आप जो है फिफ्थ क्वेश्चन पर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के जो तत्व है ना, ये इनके जो एटम है वो बराबर हों। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी CO2 है, और यहाँ पर O2 है ना, ये देखिए ये 2 है ना। और यहाँ पर जब 2 आगे लगा तो मैंने कहा था ना पूरे का होता है। अब देखो ये दे रखा ना CuO है ना, लिखा है ना। तो देखो जब C बड़ा लिखा है और U छोटा लिखा तो ये पूरे एक का नाम है। ये O बड़ा कैपिटल में आएगा तो ये अलग है, ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और मुझे नहीं, जैसे अब इतना नहीं पता था कि बहुत से बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, नहीं तो अगर पहले इतना मोटिवेशन मिलता तो मैं बहुत सारी वीडियोस लाता, ठीक है। मैं अब आगे से ज़रूर आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। लेकिन टाइम तो हर चीज़ में लगेगा। अभी तो साइंस का पेपर थोड़ा अपने आप करना और आसपास का और सहारा लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे आपके लिए और काम आ सकूँ। देखिए ये कह रहा है एक यौगिक A का pH स्केल पर pH मान दर्शाया गया, ठीक है। और इस यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो क्वेश्चन गलत है, तो इसके हर बच्चे को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए ये है ना, इधर जाओगे तो एसिड होगा, इधर जाओगे तो बेस होगा, ठीक है। एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। जो बेस है ना वो स्वाद में कसैले होते हैं, उसे क्षारक कहा जाता है। देखो ये याद रख लो, ये जो मैं क्षारक बता रहा हूँ ना, आपको पता है जैसे क्षारक है ना, ये सारे कसैले होते हैं, लेकिन जो पानी में घुल जाते हैं ना उन्हें क्षार कहते हैं, ठीक है। क्षारक बहुत सारे होते हैं जो पानी में घुल भी सकते हैं और पानी में नहीं घुल सकते, लेकिन जो पानी में घुल जाते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं।
तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और क्षारक कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पानी में घुल भी जाए, कुछ पानी में ना घुले। ठीक है, क्षारक जो होते हैं ना वो क्या है, कसैले होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, और जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, सोर होते हैं। ठीक है, और जो एसिड होते हैं ना, एसिड क्योंकि मैंने कहा ना कि इस वीडियो के मीडियम से मैं आपको और भी बहुत सारे इसके आसपास चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। ठीक है, देखिए जो एसिड है ना उसमें H+ आयन होते हैं, ये देख रहे हैं ना। और जो बेस होते हैं ना उसमें OH- आयन होते हैं। ठीक है, OH- आयन होते हैं बेस में। पर एग्जाम में पूछ लेगा कि जो एसिड है, ठीक है, ये जो पूछ लेगा कि जो बेस है क्या उसमें H+ आयन नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन OH का इतना प्रभाव होता है कि H+ आयन का प्रभाव नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए 7th क्वेश्चन पर। तो देखिए इसमें भी ये लिख दिया कि 10 इसकी वैल्यू है और ये खट्टा है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो pH स्केल होता है, जो pH स्केल 7 से ऊपर बेस होते हैं, मतलब कड़वे, 7 से नीचे एसिड होते हैं। ठीक है, और देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो एक बार जरूर से भी पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे खट्टा लिखा तो ये गलत है, 2 फॉल्स हो गए ना, तो ये भी क्वेश्चन गलत था। ठीक है, आंसर की के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वैसे भी आंसर की में तो ए लिख दिया था लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। अब 8th क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 1 ग्राम कॉपर चूर्ण को चाइना डिश में गर्म किया। ठीक है, 1 ग्राम को, तो वह काली कॉपर ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। देखो उसमें ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है ना, जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उससे ऑक्सीडाइज कहते हैं। अगर किसी से ऑक्सीजन हट जाएगी, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। इंग्लिश में बता रहा हूँ कि जब किसी में जब कोई ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, या जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन एडेड टू द कॉपर। ओके, लेकिन अगर किसी ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन में उल्टा होता है। अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो उसे हम उपचयन कहेंगे। सॉरी, अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो उसे अपचयन कहेंगे। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन हट जाए तो वो अपचयन है। इंग्लिश में सुनिए, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन लॉस हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन लॉस हो रही है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। ठीक है, अब आगे देखिए 9वां है। ये कह रहा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया होती है। ये कह रहा है जो आयरन और जो कॉपर सल्फेट है ना सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा मैंने 8वें का बता दिया, इसका आंसर क्या है, सी। अब 9वें का देखिए। देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में हो रहा है। देखिए ये लिखा मैंने, देखिए ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। अगर एलिमेंट कंपाउंड मिलकर कंपाउंड एलिमेंट बनाते हैं तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ कंपाउंड और कंपाउंड होते और कंपाउंड और कंपाउंड बनाते तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हिंदी में सुनिए, यहाँ तत्व है, या यौगिक है। तत्व और यौगिक मिलकर यौगिक और तत्व बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, विस्थापन है। और विस्थापन पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जो है ये आयरन है ना, ये हाईली रिएक्टिव है, और आयरन कॉपर को अलग करके सल्फेट ले सकता है,
और आपको ना इसका कलर भी याद कर लेना किसका कौन सा कलर है और किस कलर में वो बदल गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि क्या आयरन कॉपर को अलग कर सकता है। हाँ, आयरन कॉपर को अलग कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर कॉपर लिखा होता या आयरन लिखा होता तो उसको अलग नहीं कर पाता। इसके लिए चैप्टर नंबर 3 में रिएक्टिविटी टेबल है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी। ऊपर वाला जो रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर लिखा है ना, वो नीचे वाले को अलग कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये आयरन हाईली रिएक्टिव है, ये कॉपर को रिमूव करके सल्फेट ले लेगा। ठीक है, और इसकी पिक्चर भी बनी हुई है बुक में, अच्छे से देख लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आने के भी चांस ज़्यादा है, और इस बार इसमें यह है ना कि कौन अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्रबल अम्ल हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये कह रहा है अब जो सॉल्ट बना है ना वो एसिडिक बना है। देखो, जो सॉल्ट बना ना वो एसिडिक है, अम्लीय है। जो लवण बना है ना वो अम्लीय है। तो जब अम्लीय लवण बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ना लवण कैसे बनता है। लवण मतलब सॉल्ट, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। तो जो लवण बना वो खट्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, और जो बेस है वो वीक है, तभी तो अम्ल की चल रही है। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना। अगर सॉल्ट बन गया कॉमन तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था ये, या वीक एसिड था, वीक बेस था। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये कह रहे नीले लिटमस किस में डालने में लाल हो जाएगा। देखिए, याद करने का तरीका है, ब्लू रेड एसिड, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जब ब्लू से रेड हो जाए तो एसिडिक है। समझो, ये कह रहा नीला लिटमस किस में डालने पर लाल हो जाएगा। सुनो, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड है, यानी कि आप एसिडिक में डालोगे तभी तो ब्लू से रेड होगा। भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर लो, ब्लू भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और रवि बना बहादुर, तो रेड से ब्लू हो जाए तो उसको बेस कहते हैं, मतलब क्षारक कहते हैं। ठीक है, आप एक याद कर लो, दूसरा उसको उल्टा है। यार अगर नीले से लाल होता है तो अम्लीय होता है, और अगर आ जाता है लाल से नीला होता है तो वो क्षारकीय होता है। अगर कोई कलर में चेंज ही नहीं आ रहा, नीला लाल और लाल नीला कुछ भी नहीं हो रहा, तो उदासीन होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ए। अब आ जाइए 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का निशान किस तरफ अंकित होता है। जो तीर का निशान होता है ना वो किस तरफ अंकित होता है, उत्पाद की तरफ, अभिकारक की तरफ, अभिक्रिया की दिशा को, ये दोनों। देखिए, जो आपने ये रिएक्शन देखा ना, ये कोई भी रिएक्शन हो तो ये जो एरो है ना ये क्या दिखा रहा है। एक तो ये दिखा रहा है पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ दिखा रहा है। दूसरा अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है कि अभिक्रिया ऐसे हुई है, ऐसे नहीं हुई, तो दोनों को दिखा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। 13 कह रहा है वायवीय श्वसन के दौरान। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 को आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसमें एमिलिसिफिकेशन है, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है, ठीक है, और किस तरीके से कहाँ पर भोजन का पाचन होता है, विली क्या करती है, और जो खून होता है वो किस प्रकार से शरीर में 2 बार आता जाता है। ठीक है, और बायां आलिंद दायां आलिंद। तो हार्ट का जो है ना अच्छे से कर लो, क्योंकि हार्ट की पिक्चर आ जाएगी, उसके नाम पूछ लेगा। हार्ट की पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कह रहे वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर विघटित हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको करके भी यहाँ दिखा भी दिया है। ठीक है, तो जब देखो 2 प्रकार के श्वसन होते हैं मेन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनारोबिक होता है। ठीक है, जो एरोबिक होता है ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक होता है ना
वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की लैक हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो आपको जो एक ऐसे करके एरो बनाया होगा, ठीक है, तो वो उसको अच्छे से देख लो और कितने पायरुवेट में बदल जाता है, ठीक है, और कौन कौन चीज़ किस में बदलती है अच्छे से पढ़ लो एक बार, उसमें से बुक में से चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा आपको ये। इसके आसपास की चीज़ों को कर लो। तो देखिए ये है, ये मैंने करके दिखा दिया कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन और ऊर्जा, सॉरी पानी और ऊर्जा बनेगा। तो इसका ए आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया था 14 में कि 14 में जो है ये पिक्चर क्या दिखाती है। तो देखो पिक्चर वाले क्वेश्चन 3-4 जरूर आएंगे, तो सारी पिक्चर कर लो, ठीक है। कौन क्या है, जैसे ये क्या है, किडनी है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये यूरेटर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, किडनी हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर डी था। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि सारी पिक्चर्स अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। आपने कर तो लिया होगा, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर ले लो। फिर ये कह रहा है कि मानव शरीर तंत्र के अंगों की सही क्रम लिखिए। मतलब जैसे हमारा जो श्वसन तंत्र है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो इसको लाइन से लगाना है। तो इसका आंसर जो था पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। इस तरीके से लाइन से लगाने को आ जाएगा। सुन रहे हो? तो अच्छे से देख लो। आपको डीओ का सपोर्टिंग मटेरियल है तो उसमें बहुत अच्छे सारा लाइन से लिखा है, सारा पढ़ लो। और आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंट है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, धमनी कौन सा खून लेके जाती है, वैना केवा कौन सा खून लेके जाती है, अच्छे से कर लो। उसके बाद है कौन कौन सी प्रक्रिया पादपों को सुपोषी बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस का वो काम कर पाते हैं ना, इसलिए तो ऑटोट्रॉपिक है। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बना पाते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, सपोषी कहलाते हैं, ठीक है। सपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक, विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जैसे हम होलोजोइक है, परपोषी हैं, है ना। और ऐसे ही सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो मरे हुए को खाते हैं, है ना। हम होलोजोइक है तो हमारे अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में खाना इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है ना। तो आप उस 6 चैप्टर में से देखना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मानव में श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। ये कह रहा है इन ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखो सबको पता है हमारे अंदर जो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वली ऑफ लंग्स में होता है, फुफ्फुस की कुपिका में होता है, ठीक है। जैसे अब जो लसिका ग्रंथि होती है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, हमारे किडनी में पाई जाती है ना लसिकाएँ। ऐसी एल्वली कहाँ पाई जाती है, हमारे लंग्स में पाई जाती है। लसिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको नेफ्रॉन, ठीक है। वो हमारी किडनीज में होते हैं, जो हमारे ब्लड को जो है ना साफ करने का काम करते हैं, ठीक है, लसिका जो होती हैं। तो ऐसे एल्वोली किससे, फेफड़ों से, फुफ्फुस फेफड़ों को बोलते हैं। और जो हमारा जो लसिका है, हमारी जो नेफ्रॉन है, वो कहाँ है, किडनी में होती है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा देखो एक और पिक्चर वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपसे बोल रहा है कि ये आपको बताना है कि ये सही एग्जैक्ट क्या है। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। ये जो एक्स है ये क्या है, हमारा स्टमक और स्टमक में HCl का रिलीजमेंट होता है ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आप समझ लो कैसे करना है। देखो सबसे पहले ये जो आपको नेम दे रखी है ना, आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है तो क्या एक्स इसका सही नाम लिखा है। इसने बोला कि जो एक्स है ना वो एक्स जो है वो स्टमक है, और यहाँ लिख रहा है कि एक्स जो है पैंक्रीज है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस तरीके से करना होगा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट देखना है कि अब एक्स जो है वो स्टमक है, ठीक है, तो क्या ये प्रोड्यूस HCl करता है, हाँ ये HCl प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके चेक करना है। ओके, उसके बाद ये 19 था। 19 में जो है इसका था ये अग्नाशय लार एमएलएस स्रावित करता है। पैंक्रिस क्या करता है, मतलब सीक्रेट सेल्फ एमएलएस। पहले इसने बोला था रोंग कौन सा, नॉट करेक्ट। तो पैंक्रिस तो ये नहीं करता ना, पैंक्रेटिक जूस करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसने गलत पूछा था, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा था। ठीक है, और जबकि यहाँ पर कौन सा पूछा था, यहाँ पर पूछा था करेक्ट कौन सा है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी।